Yes, conservation of linear momentum. In absence of an external force, net momentum of the system is conserved. ये हम फर्स्ट लॉ के डिस्कशन के दौरान पढ़ चुके। वैसे कायदे से लॉज ऑफ मोशन में बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुली के सवाल स्टार्ट कर देंगे या लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर देंगे, पर मेरे ख्याल से ये बेटर हो कि पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्राइमरी लेवल पर समझते हैं। इसको हम दो फेज में पढ़ेंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में हम हायर लेवल के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आफ्टर लॉ ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। If F external is zero means no external force, so delta P by delta T क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस केस में डेल्टा P क्या हो जाएगा? तो अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब वो कांस्टेंट है या कंजर्व, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको कुछ सिंपल इलस्ट्रेशन से समझें। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। In absence of external force, let us understand what do we mean by in absence of external force. Assume कि ये कार्ट जो आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, सब्जी जिस पर तो सब्जी लेके घूमता है, इस कार्ट पर आप खड़े हैं and your mass is say m और कार्ट का मास है। अचानक से आपने कार्ट से जंप ले लिया, कार्ट से आप जंप कर गए। जंप करने का मतलब कुछ वेलोसिटी से। तो आप ऑब्जर्व क्या करते हैं, कार्ट पीछे की तरफ मूव कर जाता है वी वेलोसिटी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसी तरीके से सपोज एक गन है, सपोज ये गन है, गन के अंदर बुलेट है और आपने बुलेट को फायर कर दिया, बुलेट को किसी स्पीड से फायर कर दिया। आपका मास m और कार्ट का मास m, बुलेट का मास m और गन का मास m। गन पीछे की तरफ रिकॉइल होता है, इसको रिकॉइलिंग बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ दो सिचुएशन है, एक बिफोर, सिर्फ मैं बिफोर लिखता हूँ, बिफोर जंपिंग या बिफोर फायरिंग, एक आफ्टर। बिफोर जंप करने से बिफोर या फायर करने से बिफोर। इस मैन की स्पीड कितनी है? वी मैन या वी बुलेट जीरो है, वी कार्ट या वी गन वी जीरो। अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम का मतलब होगा, यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिस्टम। ये वर्ड यहाँ बार बार आएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के चैप्टर में। इसका मतलब होता है थिंग्स अंडर कंसिडरेशन, थिंग्स अंडर कंसिडरेशन। जो चीज हमारे कंसिडरेशन में है वो सिस्टम के अंदर है, जो हमारे कंसिडरेशन में नहीं है वो सिस्टम से बाहर है। तो बच्चों यहां पर हम कार्ट और मैन को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ कार्ट प्लस मैन सिस्टम, यहाँ गन प्लस बुलेट सिस्टम। तो सिस्टम का मोमेंटम में आ जाएगा पी गन प्लस पी बुलेट या पी कार्ट और पी मैन। तो दोनों का जीरो हो जाएगा, m इंटू जीरो प्लस m इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। अब आपने कार्ट से फायर कर दिया, कार्ट से जंप कर लिया या बुलेट से गन फायर कर दिया। तो पी फाइनल में पी अगेन गन प्लस पी बुलेट, बुलेट और पी मैन प्लस पी कार्ट। जरा सोचिए, इनिशियली इसका मोमेंटम जीरो था, लेकिन आपने जंप करके या फायर करके इसको जीरो से क्या कर दिया, नॉन जीरो mu कर दिया। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अभी इसके बाद मैं एक्सटर्नल फोर्स का ही मतलब आपको बता देता हूँ। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब सिस्टम की कोशिश क्या होती है, वो मोमेंटम को कंजर्व रखे, मोमेंटम को बदलने ना दे।
ऐसा सिस्टम खुद ब खुद करता है। कैसे करता है? कार्ट या गन भी थोड़ा सा वेलोसिटी गेन करे। ये हो गया मैन का, ये हो गया कार्ट का, या ये हो गया बुलेट का, और ये हो गया गन का। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन रूल पी इनिशियल क्या हो जाएगा? पी फाइनल क्या हो जाएगा? जो 0 के बराबर है। मीन्स mu प्लस mv 0 हो जाएगा। तो v क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ कार्ट और वेलोसिटी ऑफ गन, कुछ भी बोल दीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस mu अपॉन n। तो माइनस साइन का मतलब होगा u के अपोजिट, मीन्स ये u के अपोजिट भाग होगा। ठीक। अब एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब समझिए। अब अगले केस में आप इमेजिन कीजिए, सेम केस, ये आपका कार्ड है, ये कार्ड किसी सरफेस पर है और पीछे एक आदमी है आपका फ्रेंड, तो कार्ड पे हाथ लगाए हुए। ठीक है। इन द सेम फैशन जैसा आपने पहले किया था, आपने यहां से जंप कर लिया यू स्पीड से, लेकिन अब आपका कार्ड पीछे नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि ये मैन जो है, ये जो मैन है हमारे सिस्टम में कार्ड और मैन है, ये नहीं है, तो ये सिस्टम में नहीं है। सो इसका फोर्स क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। तो जब एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है तो कार्ड आपका पीछे नहीं भागता। उस केस में पी इनिशियल तो आपका 0 था, लेकिन पी फाइनल आपका क्या था? m इंटू यू हो जाएगा। इस केस में पी इनिशियल नॉट इक्वल टू पी फाइनल है। यही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। उसे गन के साथ होता है। गन को जब भी कोई फायर करता है तो पीछे से होल्ड करके रखता है। ये फायर हो गया गन, यहाँ पर ये होल्ड रहा था किसी पर्सन से, हाथ में पकड़े हुए। तो मीन्स अगर ये ना रहे तो गन पीछे भागेगा, क्योंकि ये है तो गन पीछे नहीं भागेगा। नाउ लेट अस कंसीडर व्हाट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्स। एक चेयर है मान लो, इसलिए चेयर, आप एक चेयर लेके इसके ऊपर बैठ जाइए। तो सपोज आप बैठे हैं और आपका पैर जो है ये जमीन पर है, ये आपका पैर जमीन पर है, ये चेयर जमीन पर, मतलब टचिंग द सरफेस। अगर जमीन पैर से आप जमीन को आगे की तरफ धक्का मारेंगे तो ये कुर्सी पीछे भाग जाएगा। ये आप एक्सपीरियंस करके देखिए, जैसे ये हो गया। अब सेकंड केस में आप क्या कीजिए, इन केस 2 आप अपना पैर जमीन से ऊपर रखें, लेग लेग नॉट टचिंग द ग्राउंड। अब आप कितना भी धक्का मारेंगे कुर्सी पीछे नहीं जाएगा। आप करके देख लीजिएगा ये एक्सपेरिमेंट, डू द एक्सपेरिमेंट एट होम। अब यहाँ क्या था, ये जो सरफेस था ये आपके कंसिडरेशन में नहीं था, तो एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये पीछे भाग गया। यहाँ पर आप कितना भी धक्का मारिए ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा। दैट इज यहाँ जो भी फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है। आई होप कि आप एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, जो आपस में इंटरेक्शन फोर्स लगता है वो इंटरनल फोर्स। लेट अस डू सम प्रॉब्लम, simple problem. 0.1 kg thrown against a wall. It strike the wall normally with the velocity 30 meter per second. Rebound with the same speed. Calculate the impulse of the force. Okay. इस क्वेश्चन में दो केस लेते हैं। एक ये दीवार है, फिक्स दीवार है, इसमें एक बॉल को
एक पार्टिकल को जिसका मास m है आपने u स्पीड से मारा, ये इसमें टकराया और ये सेम स्पीड से रिबाउंड कर गया, तो आपको इंपल्स निकालना है। लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ के डिस्कशन के दौरान इंपल्स कुछ नहीं होता, ये चेंज इन मोमेंटम होता है। अभी फिलहाल आप इससे समझिए, चेंज इन मोमेंटम होगा, मीन्स F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, F डेल्टा पी। तो एक बड़े फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर जो मोमेंटम चेंज होता है उसे ही हम इंपल्स बोलते हैं। तो बेसिकली इस सवाल में हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। इसमें हम दो केस लेते हैं। एक केस लेते हैं, ये दीवार है, सपोज इस केस में ये बॉल इस तरीके से आता है और इस तरीके से रिटर्न हो जाता है। सपोज एक थीटा एंगल पर आया, कुछ भी मान लीजिए 30 डिग्री या 37 डिग्री, और थीटा पे रिटर्न हो गया। ये बॉल है जो यहाँ u स्पीड से आ रहा है और सेम स्पीड से रिटर्न हो रहा है। दो केस लेते हैं। यहाँ चेंज इन मोमेंटम निकालना। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। इस सवाल में है कि 0.1 kg का मास है जो एक वॉल से टकराता है और सेम स्पीड से रिटर्न हो जाता है, रिबाउंड विद द सेम स्पीड। तो ऐसे आया 30 मीटर पर सेकेंड, टकराने के बाद इस तरीके से लौट गया सेम स्पीड से। स्पीड जरूर सेम है लेकिन वेलोसिटी के हिसाब से ये अलग अलग वेलोसिटी। अगर इसे मैं v बोलूंगा तो ये माइनस v होगा, ये v1 होगा तो ये v2 होगा। और रिलेटिव वेलोसिटी के चक्कर में, वेक्टर के चक्कर में मैंने बताया है कि दो वेक्टर का डिफरेंस a माइनस b इट इज इक्वल टू a प्लस b अगर a अपोजिट टू b होता है। अगर यहाँ कोई दिक्कत है तो रिलेटिव वेलोसिटी के चक्कर में जाइए, इंट्रोडक्शन में मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, उसको समझिए। बिना बेसिक का फिजिक्स नहीं समझ सकते, बेसिक छोटी चीजें होंगी। मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा, गो टू द रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर और इस चीज को ध्यान से समझिए कि दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो कॉलिजन से पहले मोमेंटम कितना था, v1, मैग्नीट्यूड कितना mu। कॉलिजन के बाद मोमेंटम इधर हो गया p2, p2 का मैग्नीट्यूड कितना, ये भी m इंटू माइनस यू बोल। तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा, p2 माइनस p1। तो हमें डेल्टा बी का मैग्नीट्यूड निकालना, ये हो जाएगा p2 माइनस p1 का मैग्नीट्यूड। यहाँ सवाल में डायग्राम में साफ क्लियर है, p1 अपोजिट टू p2 है। तो दो वेक्टर का डिफरेंस जो अपोजिट डायरेक्शन में है क्या होता है, a प्लस बी के बराबर। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, p2 प्लस p1। p2 का भी मैग्नीट्यूड mu और p1 का भी mu, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2mu। अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.1 kg इंटू 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 6 न्यूटन सेकेंड। यही आपका इंपल्स भी है, बहुत सिंपल है। अगर आपको वेक्टर का आइडिया अच्छा है तो इस सवाल में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, जस्ट वेक्टर का सवाल है कि ये दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना है जो दूसरे से आपको। सिर्फ समझने वाली बात है कि इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम एक ही चीज। आइए दूसरा केस देखते हैं। इस केस में देखिए, यहाँ पर डेल्टा पी निकालना अगेन इंपल्स है, ये हो जाएगा p2 माइनस p1। इसको हम दो तरीके से आपको समझाते हैं, फिर आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो फॉलो कर लो। इस डायग्राम को मैं यहाँ भी बना देता हूँ।
ये एम यू स्पीड से, एम यू स्पीड से, सेम स्पीड से थीटा और थीटा। एक तरीका है कि डेल्टा पी का एक्स कंपोनेंट निकालो, ये हो जाएगा P2 का एक्स कंपोनेंट माइनस P1 का एक्स कंपोनेंट। डेल्टा पी का वाई कंपोनेंट निकाल लो, P2 का वाई कंपोनेंट माइनस P1 का वाई कंपोनेंट। फिर डेल्टा पी की वैल्यू निकाल लो इस फार्मूले को लगा, जो वेक्टर वाला फार्मूला है जो आपने वेक्टर के एडिशन में पढ़ाया पॉलीगॉन रूल। ये थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका है, अगर इस तरीके को आप यूज करते हैं इसका मतलब आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट। तो आप क्या कीजिए, इसको एक्स मान लीजिए और किसे नीचे या ऊपर कहीं भी वाई मान लो, इसे वाई मान लो सारा कुछ नीचे की तरफ। तो बच्चों ये आपका, अच्छा एक चीज और है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। तो ये आपका हो जाएगा P1 P इनिशियल और ये हो जाएगा आपका P2 P फाइनल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो, तो ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सबसे पहले डेल्टा पी एक्स निकालते हैं, तो डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा, P2x माइनस P1x एक्स, ये हो गया P2 का मैग्नीट्यूड और कॉस माइनस P1 का मैग्नीट्यूड और कॉस। तो P2 और x में कितना एंगल है, ठीक है। अब P1 और x में कितना एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर सपोज ये x है और ये P1 है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा बन जाएगा। तो 180 माइनस, ये हो गया आपका P2 cos थीटा माइनस P1 माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ये हो जाएगा P2 प्लस P1 ब्रैकेट में cos थीटा। तो डेल्टा पी का एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चों, mu प्लस mu, P2 P1 का मैग्नीट्यूड सेम है cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2mu। तो हम डायग्राम बाद में बना लेंगे। डेल्टा पी का एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा mu प्लस mu cos थीटा, दैट इज 2mu cos। इस तरह से डेल्टा पी एक्स आपने निकाल लिया, ये डेल्टा पी एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली। हाँ अरे यार तुम चाहे ऊपर ले आओ, थोड़ा सा वीडियो बना रहे, आखिर वीडियो काटना पड़ेगा मुझे। डेल्टा पी का वाई कंपोनेंट, P2 का वाई कंपोनेंट माइनस P1 का वाई कंपोनेंट, तरीका वही है, P2 cos माइनस P1 cos। देखिए कितना सिंपल तरीका, ये दीवार है आपका, ये दीवार है, ये आपने y माना हुआ, ये P1 का डायरेक्शन, P2 का डायरेक्शन। डायग्राम को देखिए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा। नाउ लेट अस कैलकुलेट डेल्टा Py, y कंपोनेंट ऑफ डेल्टा। ये हो जाएगा P2y माइनस P1y, अगेन एज इट इज P2 cos और P1 cos। आइए फिर से डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके से पार्टिकल स्ट्राइक किया था, इस तरीके से लौटा था, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही मोमेंटम का डायरेक्शन। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम ये हो जाएगा, फाइनल ये हो जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। तो ये एंगल जो y के साथ है ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, और ये भी बनेगा 90 माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ भी आएगा 90 माइनस, बन गया ये हो गया P2 साइन थीटा माइनस P1 साइन थीटा। P1 P2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये हो गया mu साइन थीटा माइनस mu साइन थीटा। कुल मिला के ये y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो डेल्टा पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा पी का एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा पी का वाई स्क्वायर का अंडर। डेल्टा पी वाई 0 आया, ये हो जाएगा डेल्टा पी एक्स के बराबर।
आंसर इज 2mu cos थीटा। एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। ये तो एक तरीका होता है। दूसरा तरीका शायद इससे सिंपल है, आपको शायद सिंपल लगे, मुझे दोनों तरीका वैसे ही लगते हैं। दूसरा तरीका में देखें, जो आपका दीवार एक पार्टिकल इस तरीके से आया और फिर इस तरीके से लौट गया, ये एंगल थीटा। इस तरीके में हम क्या करते हैं, ये P1 है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही मोमेंटम का डायरेक्शन है। ये इनिशियल डायरेक्शन, ये फाइनल डायरेक्शन, ये u और ये u, ये p इनिशियल हो जाएगा और ये p फाइनल हो जाएगा। ये थीटा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो उस केस में इसको हम अगेन x ले लेते हैं, इसको हम y ले लेते हैं। इसको आप पहले ही रिजॉल्व कर दीजिए। अगर हम इसको पहले ही रिजॉल्व कर दें, P1 का P1x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 cos थीटा और इधर आ जाएगा कहीं P1 sin थीटा। ये हो जाएगा P2 cos थीटा और ये हो जाएगा P2 sin थीटा। y, हमने इसको x लिया हुआ और इसे y लिया हुआ, तो डेल्टा p ये आपका p माइनस P1। तरीका वही है, थोड़ा सा इसमें टेक्निक है। तो डेल्टा px क्या हो जाएगा, P2x माइनस P1x। तो ये जो P2x है ये आपका P2x है, ये आपका P1x है। तो P2x और x सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव हो जाएगा P2 cos थीटा। लेकिन ये x के अपोजिट है, इसको हम माइनस कर देंगे P1 cos। फिजिक्स में माइनस का मतलब अपोजिट है। इसमें आप बहुत सारे कैलकुलेशन से बच जाते हैं। कुल मिला के ये सेम आ जाएगा आपका P1 P2 का मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम है, क्योंकि सेम स्पीड से रिटर्न हुआ। ये है mu के बराबर, ये हो जाएगा आपका 2mu cos। सिमिलरली डेल्टा p का y कंपोनेंट ये हो जाएगा P2y माइनस P1y। दोनों यहाँ सेम डायरेक्शन में, P2y भी सेम डायरेक्शन में है और P1y भी पॉजिटिव y के डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव होगा। P2 sin थीटा माइनस P1 sin थीटा। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये जीरो है, सेम एज बिफोर। अगेन यहाँ पर डेल्टा p आप निकाल सेम तरीके से, डेल्टा p का एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा p का वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये जीरो हो गया, ये डेल्टा पी एक्स के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा पी एक्स जो आपका इम्पल्स भी है ये हो जाएगा 2mu cos थीटा। अगर हम थीटा को 37 मान लें, 2 इंटू 0.1 इंटू 30 cos 37, जो भी इसका वैल्यू है निकाल लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपल है। वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। अगेन आई एम एडवाइसिंग यू कि बेटे आप वेक्टर का लेक्चर एक नहीं कई बार देखें, मेनी टाइम्स। वेक्टर में मास्टरी होनी चाहिए फिजिक्स समझने के लिए। वेक्टर के लेक्चर को मैंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया है। मैंने वेक्टर का लेक्चर कुछ इस तरीके से बनाया कि क्लास का सबसे लास्ट बच्चा, सबसे कमजोर बच्चा, पर थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री आना चाहिए। वीडियो में जाइए, वेक्टर के शुरू के 5 लेक्चर जहां मैंने कंपोनेंट पर डिस्कस किया है वो देखिए, फिर आपको पॉलीगॉन रूल जो पी एक्स पी वाई लिख रहा हूँ वो देखिए, उस पर टाइम दीजिए, ये सब दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगला सवाल है, a machine gun has a mass of 10 kg, fire a 30-gram bullet with a speed 400 meter per second at a rate of 6 bullet per second. What the force must be needed? इसके थ्योरी में मैंने डिस्कस किया था। ये बुलेट है, गन है, सॉरी, इसके अंदर बुलेट है। जैसे ही आप बुलेट को फायर करते हैं, गन पीछे की तरफ भागता है,
गन को रोकने के लिए यहां पर आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। इसका मोमेंटम, गन का मोमेंटम। चलिए निकालते हैं। पी इनिशियल, इसका थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। पी फाइनल। इनिशियल का मतलब यहां पर क्या है? बिफोर आई, बिफोर। और फाइनल का मतलब क्या है? आफ्टर फायर। तो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा पी गन, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, ये 0 है। ये फाइनल मोमेंटम ऑफ गन के बराबर है। तो पी इनिशियल m इंटू 0 प्लस m इंटू 0। m मास ऑफ बुलेट है, बड़ा M मास ऑफ गन है। ये हो जाएगा आपका mu एक बुलेट का। यहाँ आप 6 बुलेट पर सेकंड फायर कर रहे हैं, n मान लेते हैं, ठीक है। प्लस mv, ये mv क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ गन है। फाइनल मोमेंटम ऑफ गन nmu, ये किसके बराबर है? 0। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा गन का? माइनस nmu। ये डायरेक्शन बता रहा है माइनस साइन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई फाइनल गन, ये हो जाएगा nmu, ठीक है। तो f क्या है? f है आपका डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी किसका? गन का। ये किसके बराबर आया? फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, ये हो जाएगा n mu बाय डेल्टा टी। ये आपका दिया हुआ 6 बुलेट पर सेकेंड, ये हो गया 6। इसका मास हो गया 30 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कीजिए, -3। इसका स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 2 जीरो, एक ये जीरो कैंसिल, ये हो गया 18 न्यूटन। मतलब 18 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभी तो सवाल बनना शुरू हुआ है, अभी बहुत सारे सवाल हम बनाएंगे।